एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मेरे साथ हैं आगा ज़ुबैर खान और हम आए हैं वकील ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लेकर आप तमाम लोगों के लिए, ताकि आपके मसाइल का हल निकाल सके, जो कि लीगल इश्यूज़ हैं, लीगल राइट्स हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, और वी वुड लाइक टू एड्रेस कॉमन कंसर्न्स। क्यों आगा? बिल्कुल। अच्छा, तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग लॉज के ऊपर, और ये आपको समझाएंगे कि कर्ज़े किस तरह बैंक से लिए जाते हैं, और अगर कर्ज़ा लेने की सूरत में आपसे अदायगी ना हो पाए तो फिर बैंक के पास क्या इख्तियारात मौजूद हैं कि वो आपसे कैसे रिकवरी कर सकता है। और ये भी आपको बताएंगे कि आम कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क होता है, और इस हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट्स हों या बैंक टू बैंक डिस्प्यूट्स हों तो वो कहाँ पर उनके लिए लिटिगेशन, कौन सी अदालतें काम करती हैं या क्या कवानीन मौजूद है। क्यों बुशरा? बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, एंड वी वुड लाइक कि जो जितनी भी लॉफुल इंसाइटफुल डिटेल्स है आप सबके साथ शेयर की जाए। तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को शेयर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए, बेशुमार मैसेजेस भी कीजिए, और इस शो का हिस्सा बने, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट लॉज की ओपिनियन आपके साथ शेयर करें, और बैंकिंग लॉज के मुताबिक जितने भी मसले मसाइल हैं, कर्जे की जब बात होती है, पाकिस्तान की जब बात होती है, तो बहुत से ऐसे केसेस बेशुमार हैं जो पेंडिंग है, डिफ़ॉल्टर लिस्ट में भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग उनमें शायद फंसे हुए भी हों। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको तमाम इन चीज़ों से आगाह करें, पाकिस्तान के जो कानून है उनकी रोशनी में, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, जो लॉज हैं, उनके मुताबिक, और जो भी चेंजेस हैं वो भी। और ये भी बताएंगे आपको कि पाकिस्तान के जो तमाम बैंक्स हैं वो किस किस्म के कर्जे फराम करते हैं अपने सार्फिन को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जनाब। और क्या आप एप्लीकेबल हैं अगर आपने कोई कर्जा लेना है, बिल्कुल उसके बारे में बताएंगे। तो जी, हमारे साथ हैं आज प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताते चलें कि आज ही हमारे साथ है मिस्टर सलमान अहमद, ही इज़ एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उसके साथ है हमारे साथ सुहेल शुएब, ही इज़ ऑल्सो एडवोकेट हाई कोर्ट। और जी हमारे साथ है मिस्टर भट्टी साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की, बैंकिंग लॉज की बात करें तो सुहेल साहब, मैं चाहूँगी कि आप नज़रसानी करें। ये बताइए, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम और कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम और कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि अंडर इस्लाम, क्योंकि जो पैसे या मनी है, इट्स नॉट अ कमोडिटी, तो जो उस पैसे के ऊपर पैसा जो है उसको सूद कहा जाता है। एक आम लफ्ज में, आम फहम में समझा रहा हूं। असल डेफिनेशन तो ये है कि ज़र का कारोबार, जो ज़र का कारोबार, तो उसके अंदर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग पैसे को या मनी को किसी कैश फॉर्म में हो तो उससे वो कमोडिटी मानते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में। ठीक। अब इस्लामिक बैंकिंग में लेट सपोज अगर हम बात करें मुशारका की या शराकत दारी की, तो उसके अंदर एक मुशारका फिल फ़े है और एक मुशारका फिल मिल्क है। यानी कि अब आप उसको लेट सपोज एक बंदे ने आपके साथ कोई भी चीज़ पार्टनरशिप में ख़रीदी है, अब वो पैसे की कमोडिटी नहीं रह गई। लेट सपोज 10% जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है कस्टमर ने, और 90% जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की है बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने। अब इसे कहते हैं डिमिनिशिंग पार्टनरशिप। इसके अंदर जो 90% है, क्योंकि अब वो कन्वर्ट हो गया इनटू मतलब गाड़ी में या किसी भी और गुड्स में, अब उसकी जो पैसे हैं उसके ऊपर चार्ज करना है ना, जिसे हम मार्कअप कहते हैं, तो वो चार्ज किया जा सकता है। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है ना वो दे शेल्टर बिहाइंड दिस आइडियोलॉजी कि आहिस्ता आहिस्ता फिर जो 90% अब उसके अंदर लेट्स सपोज उसने इन्वेस्ट किया है, टू टेक एन एग्जांपल 100,000, जी जी, अब वो उसके ऊपर जो है ना वो 150,000 भी ले सकता है। अब उसकी जो रीपेमेंट्स होगी ना वो 150,000 के साथ होती जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शराकत दारी जो है ना उसके अंदर कस्टमर की, जैसे जैसे वो पे करता जाएगा इंस्टॉलमेंट्स, वो इंक्रीज होती जाएंगी। तो ये है इस्लामिक। जबकि कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर हम देखते हैं रनिंग फाइनेंस या टर्म फाइनेंस, जो कर्जे दिए जाते हैं, इनका जो है ना ये कंसेप्ट है। लेट्स सपोज आपको एक लिमिट अलाउ कर दी गई है, उस लिमिट की हद तक आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। आप जितनी अमाउंट विड्रॉ करेंगे उस पे वो आपको मार्कअप चार्ज करेंगे, और डिफरेंट इनका मार्कअप चार्जेस, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उनका सिस्टम जो है ना वो इस लिहाज से डिफरेंट है। ठीक। बस सलमान साहब आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये बताइए कि पाकिस्तान में बैंकिंग के हवाले से कौन से कवानीन मौजूद हैं, और सार्फिन के हवाले से भी बताइएगा कि अगर किसी सारिफ को, कस्टमर को कोई लिटिगेशन में जाना है बैंक के हवाले से, तो वो कौन सी अदालत में जाएगा, और ओवरऑल क्या कवानीन है पाकिस्तान में?
अच्छा, इसमें सबसे पहले जो फाइनेंसिस के हवाले से जो बैंक्स को रिलेट करते हैं कि बैंक्स ने अगर रिकवरी के लिए जाना है तो उसके लिए FIO 2001 है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस, रिकवरी ऑफ फाइनेंसिस ऑर्डिनेंस है 2001। सो बैंक को अगर कभी भी कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, अपना रिकवरी के लिए जाना है, सो दे विल अप्रोच द बैंकिंग कोर्ट, जो भी रेलिवेंट बैंकिंग कोर्ट होगी, उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो भी बनती होगी। सो आइदर इट्स गोइंग टू बी बैंकिंग कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी बैंकिंग जुरिस्डिक्शन में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ फाइनेंस। ठीक। इसी तरीके से अगर कोई ऑफेंस हो गया है, सो कोई क्रिमिनल ऑफेंस आता है रिकवरी से हट के, तो उसके लिए एम्बेजलमेंट हो गई, मिस अप्रोप्रिएशन होगी, इस तरह का कोई सा भी ऑफेंस आ जाता है, सो उसके लिए बैंकिंग ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जाता है। तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं ऑफेंसेस के लिए, उसको डील करने के लिए स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स हैं, स्पेशल बैंकिंग कोर्ट्स, यस एग्जैक्टली, जो कि ऑफेंसेस को के साथ डील करती है और एग्जीक्यूट करती है ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो बैंक ऑफेंसेस को। जी। तो मेरा भट्टी साहब से सवाल है, सर मुझे बताएं कोर्ट प्रोसीजर्स क्या है? अच्छा, ये सेक्शन 9 है, उसके मुताबिक बैंक जो है उसने सूट फाइल करना होता है। जी। और सेक्शन 10 है इसका FIO का, जो सलमान साहब ने बताया है, उसमें जो कस्टमर है या डिफेंडेंट है उसने लीव टू डिफेंड देनी होती है। उसके पास 30 डेज़ का टाइम होता है, जो उसकी लास्ट सर्विस होती है, और वो उसने अपना डिफेंस जो है वो कोर्ट में देना होता है कि उसके पास क्या डिफेंस है, जो ट्रायबल डिफेंस है, जिसकी बेसिस पे उसको लीव टू डिफेंड जो है वो ग्रांट की जाए, और फिर केस जो है आगे। बट साहब ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान का कानून किस तरह से जो है वो बैंक सार्फिन को प्रोटेक्ट करता है उनके राइट्स के मामले में? सर देखिए, सबसे पहले सेक्शन 18 है इसका FIO 2001 का, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा है कि कोई भी बैंकिंग डॉक्यूमेंट जो है वो इन ब्लैंक नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, और लिखने के बाद जो कस्टमर है उसको वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाने के बाद उसके ऊपर वो सिग्नेचर करेगा, ताकि वो उसमें किसी किस्म का कोई अबहम या बैंक जो है वो बाद में कोई मैनिपुलेशन ना करे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं एट द सेम टाइम जब आप उनसे कोई एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। जी। कोई भी आपने कर्जा उनसे लेना है, या कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर कोई कर्जा लेने के लिए जाते हैं उनसे, जी, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपसे एक साथ साइन करवा लिए जाते हैं, तो अमूमी तौर पर आपके साथ हर वक्त तो कोई काउंसिल या वकील मौजूद नहीं होता जो आपको बता सके। तो एक नॉर्मल बंदे को अगर वो कोई कर्ज हासिल करता है और उसके हवाले से उसको कोई कंसर्न होता है या उससे कुछ साइन करवा लिया जाता है, तो एक तो ये बताइए कि क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए जब आप बैंक से कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं, और दूसरा अगर आपसे हो जाता है कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन जो आपको बाद में पता चलता है कि आपके मुताबिक नहीं है, आपकी विल के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल, तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है? सर सबसे पहले तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो बैंक है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो इन ब्लैंक साइन ना करवाए। ठीक, अगर सपोज़ वो बैंक जो है उसे साइन करवा लेता है, तो फिर वो सेक्शन 9 के तहत ही जो कस्टमर है वो बैंक के ऊपर सू कर सकता है कि जी इसने बैंक ने ये मेरे से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्सिक्यूट करवाए थे, लिहाजा ये डॉक्यूमेंट्स जो है इनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और इनको। और ये प्रोसेस कब तक हो जाता है अगर इस तरह से कभी कोई केस आ जाए? ये देखिए डिपेंड्स अपॉन जो बैंक है वो उस पर अगर वो फौरी तौर पे PLA फाइल कर देता है तो उसको भी लीव टू डिफेंड जो है वो कोर्ट ने फिर उसी सेंस में ग्रांट करनी होती है जैसे वो बैंक जो है वो सूट फाइल कर रहा है। ऑल राइट जी आगा ये देखें, अब इन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की बात की। अमूमन ऐसा भी होता है कि जो बैंक का कोई आपको हेल्प कर रहा होता है एज अ मीडिएटर, बैंकर, वो आपको वर्बली कुछ चीज़ें बताते हैं, आप उस पर अमल कर लेते हैं, रिटर्न में वो आपसे जल्दी जल्दी साइन करवा लेते हैं, आपको लगता है वही बातें जो अभी मुझे बताई गई है बैंकर से। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जैसे ये आपने बड़ी अच्छी बात की, अक्सर आप वर्बली यकीन कर लेते हैं ना बैंकर। और ये भी होता है कि जैसे आपने अगर बैंक से कोई लीज पर गाड़ी ले ली है, फाइनेंस करवाई है, तो आपको अभी कोरोना के बाद से आपने देखा होगा कि बहुत सारे बैंक्स, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो इस्लामिक बैंकिंग वाले हो, उन्होंने जो एक साथ है उनको डबल कर दिया। और ये बातें पहले जब आप तयशुदा नहीं होती और ये बातें मतलब आप ले रहे होते हैं, फाइनेंस करवा रहे होते हैं, आपको नहीं बताई जाती बैंक की तरफ से, लेकिन जब बाद में आपका मार्कअप बढ़ा दिया जाता है या आपकी किस्त बढ़ा दी जाती है तो आपको पता चलता है ये तो टर्म्स में पहले ही इंक्लूड था।
इस हवाले से आप? मैं इसमें ना इस सवाल को समझने के लिए ना ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ देखें कि बैंक्स एक्चुअली कौन कौन से डॉक्यूमेंट साइन करवाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो बैंक साइन करवाता है उसमें से सबसे पहला एग्रीमेंट फॉर फाइनेंस ऑन बेसिस ऑफ मार्कअप। जी। दूसरा होता है प्रोमिसरी नोट, तीसरा होता है लेटर ऑफ कंटिन्यूटी, और चौथा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑलमोस्ट जितने भी फाइनेंस जो है ना, जितने भी कर्जे दिए जाते हैं ना, उसके लिए ये बैंक करवाता है। अच्छा, ये तो हो गए फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स। और अब दूसरी आ जाती है सिचुएशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स। सही। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाता है आपका मॉर्गेज। अब मॉर्गेज भी दो किस्म की होती हैं, टोकन रजिस्टर्ड मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज। अभी मैं इसको तमाम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर प्लेज, लेटर ऑफ प्लेज आपसे साइन करवाया जाता है। ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये हो सकती है जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाया जा सकता है वो है लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। सही। अच्छा, मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज में ये होता है कि आपको ये किसी सरकारी इदारे सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर नहीं करानी होती, आपसे मेमोरेंडम कंफर्मिंग डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक की पोजेशन में दे दिए जाते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो है ना साइन करा दिया जाता है कि एज ए मेमोरेंडम के ये क्योंकि हमारे पास मॉर्गेज है इतनी अमाउंट तक, फाइनेंस अमाउंट जितनी भी अलाउ की गई होती है उतनी अमाउंट तक जो है ना ये हमारे पास जो है ना एज ए मेमोरेंडम के तौर पे पड़ा हुआ है। सही। ठीक है। जब आप हमारे तमाम जो बकिया जात हैं या आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं पे कर देंगे, हम आपको ये हैंड ओवर कर दें। ठीक। टोकन रजिस्टर्ड मॉर्गेज के अंदर ये होता है कि आपको सब रेलेवेंट सब रजिस्ट्रार जहाँ पे वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है वहाँ पे उस मॉर्गेज डीड को रजिस्टर कराना होता है। अच्छा, जो मूवेबल एसेट्स है ना, मॉर्गेज होता है इमूवेबल एसेट्स के लिए। जो मूवेबल एसेट्स हैं उसके अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो बैंक कोई मुकद्दम अपॉइंट करके अपनी पोजेशन में उन मूवेबल एसेट्स को रख सकता है, या फिर जो है ना वो रहता अपना कस्टमर की ही पोजेशन में है लेकिन वो चार्ज होता है। ठीक। यानी कि वो फ्लोटिंग चार्ज भी हो सकता है। फ्लोटिंग चार्ज है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे गंदम पड़ी है या कोई चीज़ पड़ी है, अगर वो आप बेचते हैं, जाहिर सी बात तो उसे वो पेरिशेबल भी है ना, जब आप उसे बेचते हैं फर्दर तो उसकी जगह पे उस अमाउंट तक आपको वो जो है ना अपने प्रेमिसेस में वो रखना होता है। कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी फाइनेंस अमाउंट है 5 मिलियन की तो 5 मिलियन तक का स्टॉक आपको एवरी टाइम रखना पड़ेगा अपने पोजेशन में जब तक आपका ये इंस्टॉलमेंट्स का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाए। अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर बाय बैक अरेंजमेंट, जब आप कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे आपका मार्कअप या मार्क डाउन जिसे हम कहते हैं वो डिसाइड हुआ, फाइनेंस एग्रीमेंट होता इस तरह से है क्योंकि सूद तो हमारे आइन ने भी मना किया हुआ है और इस्लाम में भी क्योंकि मना है, तो इस वजह से उसको लीगलाइज करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते, या आप जो भी फाइनेंस डॉक्यूमेंट देखेंगे ना एग्रीमेंट फॉर फाइनेंस उसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड होती है, जितने भी रॉ मटेरियल्स है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन वो कहते हैं जी हम आपसे ये बाय कर रहे हैं, उसी के ऊपर जो है ना वो उसकी लेट्स सपोज अगर 1 मिलियन दिया है तो 1.2 मिलियन जो है ना जिसमें से 200,000 मार्कअप होगा और 1 मिलियन जो है ना प्रिंसिपल, वो बाय बैक अरेंजमेंट का एग्रीमेंट है जो आपको बहुत अहम है। ठीक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको वो हर 3 महीने बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देते हैं जिसके अंदर जो आपने फाइनेंस फैसिलिटी अवेल की होती है ना उसका वो सारा रिकॉर्ड होता है। तो अगर आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर कहीं पे कोई आपको लकूना नजर आ रहा है, आपको फौरी तौर पे जो है ना वो बैंक से रब्ता करना चाहिए। उस का तो ऑन द स्पॉट आप बात करें, बी कम्युनिकेटिव। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपको बैंक देता है और अगर आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रहा आपकी पीरियोडिकली तो फिर आप बैंक को कह सकते हैं, और अगर बैंक नहीं देता तो यहाँ पर जो तीसरा लॉ मैं आपको एक और बता दूं, बैंकिंग मोहतसिब, ये भी वर्क कर रहा है। बिल्कुल। बैंकिंग मोहतसिब बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 क्या इख्तियार आता है ये भी बताइए। हाँ जी, उसके पास ये इख्तियार है कि वो जितनी भी क्लाइंट्स की कस्टमर्स की कंप्लेंट्स है ना कर्जे से हटके, जी जी जो कर्जे से हटके होते हैं, मिसाल के तौर पे आप डिजिटल बैंकिंग यूज करते हैं, हमारे पास बैंकिंग एप्स हैं, हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन आगे ट्रांजैक्शन नहीं जाती, आप बैंक को कंप्लेंट करते हैं, बैंक 45 दिन के अंदर अंदर उस पर कोई वो एक्शन नहीं लेता, आप बैंकिंग मोहतसिब के पास जा सकते हैं कि जनाब ये मेरे पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है लेकिन एक्चुअली ये आगे ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, तो बैंकिंग मोहतसिब उनसे रिकॉर्ड मंगा सकता है, वो देख सकता है कि क्यों नहीं ट्रांसफर हुई। सेक्शन 82A टू सेक्शन 82E ये डील करते हैं।
बिल्कुल, बैंकिंग मोहतसब की आपने बात की, नाजरीन को बिल्कुल पता होना चाहिए कि देखिए नाजरीन, अगर कोई ऐसा इशू आपके साथ हो रहा है, आपका बैंक आपकी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा और आप इस सडन केस में हैं, तो प्लीज़ आप बैंकिंग मोहतसब को भी आप रब्ता कर सकते हैं, इसको भी आप लूप में रख सकते हैं। और तो और ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा मसला या मसाइल आपके साथ दरपेश हो रहा है तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल कीजिए, कॉल्स कीजिए और मैसेजेस भी करके हमें बता सकते हैं अपना मसला। इकोनॉमिस्ट भी मौजूद है। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम आपको बताते चलें कि हमारे एक और बहुत एक्सक्लूसिव गेस्ट ने हमें वीडियो लाइन पर ज्वाइन किया है। ही इज़ उमर फारूक, चीफ फाइनेंस एंड रिस्क ऑफिसर, सऊदी पाक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बी पर भी इन्होंने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। उमर साहब आप सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब तक इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम फिक्स होती है हम इनसे बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि रिकवरी के मामलात शुरू होते हैं, जैसे जाहिर है जब आप कर्जे की बात करते हैं तो फिर रिकवरी का बात भी आपको करनी पड़ती है। तो जब बैंक अगर कोई जिसने सारिफ ने लोन लिया है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है चाहे वो आम इंडिविजुअल है, उसने अगर कोई लोन बैंक से लिया है और वो उसको अदायगी में प्रॉब्लम है, वो नहीं कर पा रहा, तो इस सूरत में बैंक के पास रिकवरी के क्या इख्तियारात मौजूद हैं? अच्छा, एक तो बैंक के पास विदाउट गोइंग इनटू द लिटिगेशन एक ऑप्शन मौजूद है अंडर सेक्शन 15 कि वो स्ट्रेट अवे जो सी भी उसके पास सिक्योरिटी है उसको प्लेज की हुई है, प्लेज सिक्योरिटी है, आइदर मॉर्गेज्ड है सिक्योरिटी, एनी फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, उसको वो सेल आउट कर सकता है, बट नॉट स्ट्रेट अवे। डिस्क्रेशनरी ये चीज़ नहीं है, उसके लिए भी एक्शन नहीं ले सकते। उसके लिए भी एक प्रोसीजर अडॉप्ट उसको करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले जो डिफ़ॉल्टर है उसको नोटिस देना पड़ेगा और अगर वो उसके विद इन द गिवन टाइम पीरियड पेमेंट नहीं करता, सो उसके बाद एक ऑडिटर से उनको उसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी, सारी अपनी जितनी भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा और लायबिलिटी डिटरमिन करवानी पड़ेगी। ये सारा कुछ वो कोर्ट्स को इन्वॉल्व किए बगैर दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर द बैंक। एक्सट्रीम इख्तियारात नहीं है एक्चुअली, इट इज़ अ मैटर ऑफ ओपिनियन, बट ये लॉ चूंकि बैंक्स को इख्तियार दे रहा है विद चेक्स, इट इज़ नॉट अनचेक्ड, विद चेक्स। अगर इसके कोई भी चीज़ खिलाफ वर्जी होती है तो ये लॉ कब से मौजूद है? ये लॉ 2001 के एक्ट से मौजूद है। ये पहले चैलेंज हुआ था, इससे कोर्ट्स ने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट का फुल बेंच था जिसने इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया, फुल बेंच ने। और इस प्रिंसिपल की बेसिस के ऊपर कि नो वन कैन बी अ जज इन इट्स ओन केस, इसके ऊपर किया था। हुआ इस तरह के इसके अंदर जो है ना डायरेक्शन दी गई कि नई कानून साजी की जाए, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस रूल्स 2018 जो है ना वो बनाए गए थे, जिसके अंदर ना एक प्रोसीजर दिया गया कि कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको जो बैंक के पैनल पे नहीं है या एटलीस्ट पिछले 3-4 साल से उसके पैनल पे नहीं है, आउटसोर्स्ड, जी जी बिल्कुल आउटसोर्स होगा, वो पहले लायबिलिटी को डिटरमिन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी बताइएगा कि इस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जब वो आपकी प्रॉपर्टी सेल कर रहा हो बैंक, तो इस प्रोसेस के दरमियान आप स्टे भी ले सकते हैं? बिल्कुल, कोर्ट्स में जाते हैं लोग, स्टे लेते हैं इसके ऊपर, वो डिटरमिनेशन के ऊपर है ना। वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सेक्शन 9 जो है वो इसको डील करता है। सेक्शन 9 पावर देता है इसको कस्टमर को भी और बैंक को भी। ठीक। अब सेक्शन 9 में जा सकते हैं अगर वो रूल्स जो हैं उनको वो वायलेट करते हैं या एक्ट जो है उसकी किसी शे को वो वायलेट करते हैं। आप समझते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मेरे अगेंस्ट इतनी पेमेंट जो है वो नहीं बनती, बैंक जो है वो आर्बिट्रेरली अमाउंट जो है वो ज़्यादा बना रहा है, तो वो बैंकिंग कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स की जो डिटर्मिनेशन है ना, आमतौर पे उस चीज़ का फ़ायदा लिया जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड सेक्शन 3 के अंदर जो बताई गई है ना, या जो मार्कअप बियॉन्ड कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे बैंक के खिलाफ स्टे मिल सकता है। आपने मार्कअप और मार्कडाउन की बात की, एक तो इसका भी डिफरेंस बताएं ताकि हम नाज़रीन को बता सकें कि इंटरेस्ट और मार्कअप में क्या फ़र्क है? जी, इंटरेस्ट और मार्कअप में सिंपल फ़र्क ये है कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग है ना, उसमें ये वर्ड इंटरेस्ट यूज़ होता है, और हमारे यहाँ पर भी इंटरेस्ट जो वर्ड यूज़ होता है ना, इसके लिए आमतौर पे ये सूद ही होता है। मार्कअप जो होता है ना, मार्क डाउन या मार्कअप, उसके अंदर ये होता है कि क्योंकि वो जिस तरह अभी मैंने बताया कि वो एग्रीमेंट में रॉ मटेरियल लिख देते हैं, पैसा तो कमोडिटी नहीं है, पैसे की फी नफ्स से ही कोई वैल्यू नहीं है, गुड्स की वैल्यू है। तो पहले तो बार्टर सिस्टम होता था जिसकी वजह से आप गुड्स के ज़रिए से एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे।
तो यही चीज़ है कि मार्कअप एंड मार्क डाउन क्या है कि सिर्फ आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस भी हो रहा है, जबकि इंटरेस्ट तो है ही निरा सिर्फ प्रॉफिट। ठीक आप प्रॉफिट गेम है सादी के साथ। ठीक है, आप बट साहब ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स मतलब गाड़ी लेता है और बैंक से फाइनेंस करवाता है और उसे एक साथ नहीं दी जाती, तो हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि बैंक जो है वो अगर आप 2 या 3 महीने की किस्त नहीं अदा करते तो बैंक कहीं से भी आपकी गाड़ी ले जाते हैं। उनके पास एक एक्स्ट्रा की होती है, ट्रैकर लगा होता है और किसी भी वक्त आपकी वो जब्त कर गाड़ी ले जाते हैं आपको बताए बगैर, आपको इन्फॉर्म किए बगैर। इस हवाले से कोई रेमेडी है कस्टमर के पास? एक तो जो फाइनेंस एग्रीमेंट होता है उसमें वो बैंक जो है उसने अपने आप को सेव किया होता है कि अगर आप 2 महीने या 3 महीने की इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं करेंगे तो बैंक के पास डायरेक्ट रिकवरी की पावर जो है वो ले सकता मौजूद है। अगर कोई ऐसी कोई सॉलिड रीजंस होती हैं कस्टमर के पास कि जी मैं कोई सर्कमस्टांसेस जो हैं उसके बियॉन्ड कंट्रोल होती हैं, इस वजह से मैं वो अमाउंट जो है वो पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बैंकिंग कोर्ट में चला जाता है और वहाँ से टाइम जो है वो एक्सटेंड और इसको टाइम मिल जाता है, राइट। और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं जैसे स्टे पीरियड होता है, स्टे नोटिस होता है, ताकि आपको मोहलत मिल जाए फॉर कस्टमर। इसी के साथ साथ हमें जी इकोनॉमिस्ट मिस्टर उमर फारूक ने बीपर पे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी उमर साहब ये बताइएगा कि कन्वेंशनल बैंकिंग में और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है? कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में बहुत ही एक थिन लाइन है और इसमें जो आपकी इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हैं जो उनके अंडर बैंकिंग होती है वो इस्लामिक बैंकिंग है, और जो कन्वेंशनल मोड्स के मुताबिक बैंकिंग होती है वो कमर्शियल बेसिस पे वो कन्वेंशनल बैंकिंग है। और इसमें क्योंकि जो इस्लामिक बैंकिंग है उसमें प्रॉपर एसपीपी से लाइसेंस चाहिए होता है और उसमें एक आपको शरिया बोर्ड चाहिए होता है और वो एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है और हर प्रोडक्ट को शरिया के मुताबिक उसको वेट भी करता है और क्लियर भी करता है। सही। और बाकी जो कमर्शियल बैंकिंग तो बहुत अरसे से चल रही है, बट इस्लामिक बैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में अभी बड़ी फ्लरिश हो रही है और उसमें जो कस्टमर्स का भी रुझान है क्योंकि इस्लामिक मुल्क है, और उसमें जो स्टेट बैंक है उसमें वो बहुत इनकरेज कर रहा है बैंक्स को। पहले ये था कि आप उसमें इस्लामिक विंडोज ओपन करते थे, बट अभी जो है वो फुल फ्लेज जो है वो पूरे इस्लामिक बैंक्स आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट इस्लामिक बैंक मिजान बैंक है, इसके अलावा बाकी बैंक्स भी हैं, फैसल बैंक। मतलब ये भी बताइएगा कि क्योंकि जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक का तस्वर तो यही समझा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट और एंड मार्कअप, तो इस्लामिक बैंकिंग इसको अपने इंटरेस्ट और मार्कअप से कैसे अलग करती है? देखिए एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, जो इस्लामिक बैंकिंग में प्रोहिबिटेड है, बट जो मार्कअप है और जो प्रॉफिट है वो अलाउड है इस्लामिक बैंकिंग में। तो जो आपके शरिया एडवाइजर्स होते हैं वो आपकी प्रोडक्ट्स को ऐसे ही डेवलप करते हैं कि उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट हो, ना कि इंटरेस्ट का एलिमेंट हो। और इसमें जब आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एसेट बेस्ड ट्रांजैक्शंस हों, जिसमें एसेट्स की सेल्स परचेज हो, तो वो इस्लामिक बैंकिंग बन जाती है। इसमें बेसिकली एसेट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है इस्लामिक बैंकिंग में। ठीक। और फिर तभी वो इस्लामिक बैंकिंग बनती है। ठीक। उमर साहब ये भी बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एंड से जो बैंकिंग रेगुलेशंस है, जो रूल्स एंड लॉज है, उनमें कोई अमेंडमेंट से चेंजेस आई हैं या अब तक वही चल रही हैं? बहुत जरूरी सवाल। जी वो टाइम टू टाइम चेंजेस कर रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, और इसी वजह से इस्लामिक बैंक्स फ्लरिश कर रहे हैं। अभी जो हमारा जो बेसिक जो बेस रेट है अभी वो एक ही है, जो आपका कराची इंटर बैंक ऑफर रेट है वो एक ही है, उसको इस्लामिक बैंक्स भी फॉलो कर रहे हैं और जो है वो दूसरे जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो उसको फॉलो करें। इस पे भी अभी जो है वो ज़ेरे गौर है कि एक ऐसा रेट हो जो इस्लामिक उसको जो बैंक्स जो है ना उसको फॉलो करें, तो इसके पैरेलल एक रेट इंट्रोड्यूस किया जाए। उमर साहब ये भी बताइएगा कि जो बैंक टू बैंक अमूमी तौर पे अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो किस तरह के ज़्यादा डिस्प्यूट सामने आते हैं? अगर
लिटिगेशन में जाते हैं, जो बैंक आपस में एक दूसरे से डिस्प्यूट्स के अंदर, वो क्या डिस्प्यूट्स होते हैं अमूमी तौर पर? नॉर्मली बैंक टू बैंक बहुत कम डिस्प्यूट्स होते हैं। जनरली जो है ना वो डिस्प्यूट्स होते हैं कस्टमर और बैंक के दरमियान। वो तो कॉमन सी एक बात है ना, वो तो होती है। और बैंक टू बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्प्यूट होता है कि समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर एक बैंक ने किसी कस्टमर के बिहाफ पे दूसरे बैंक को काउंटर गारंटी दी है या उसके स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है SBLC, और उसमें जो है वो अगर गारंटी कॉल हो जाती है और वो अगर वो गारंटी की कॉल की कंडीशंस पूरी नहीं होती और वो उसको डिमांड नोटिस पे नहीं करता, तो उसमें डिस्प्यूट हो सकता है। और ये बताइएगा कि जो बैंक्स हैं, अमूमी तौर पर कहा यह जाता है, आम तासुर यही है कि बैंक्स कभी लॉस में नहीं जाते, और बैंक का जहाँ पर नाम आता है तो बैंक का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जिसमें बैंक्स हमेशा अपने आप को अपने एंड पर अपने आप को लॉस में जाने नहीं देता। तो ये किस हद तक ये बात सच है? देखें, कोई भी बिजनेस है तो जो उसके ऑनर्स होंगे, जो उसकी मैनेजमेंट होगी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो लॉस में जाए। तो इसी तरह बैंक्स भी हैं, और बैंक्स के जो ऊपर बोर्ड होता है, फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट होती है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हम लॉस में जाएं। और वो सब प्रोफेशनल्स होते हैं और प्रॉपर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के थ्रू सारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, जो इंस्टीट्यूशन है वो चल रहा होता है, और उसमें पहले ही बजट्स बनाए जाते हैं और फिर बजट्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स की जाती हैं। तो बहुत कम होता है कि उसमें, और उनको मॉनिटर किया जाता है। तो बाकी जो बिजनेसेस हैं, सबसे रेगुलेटेड जो बिजनेस है ना, वो बैंकिंग सेक्टर है, सबसे ज्यादा रेगुलेटेड। इसलिए उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो है लॉस में चला जाए, या कहीं उसने रेगुलेटरी ब्रीच की हो, या कोई लॉ को अबाइड ना किया हो। तो बहुत कम आप देखेंगे कि इस तरह के आपको चांसेस मिलेंगे। जी सुहेल साहब, आप कुछ? मैं इसमें ना बिल्कुल एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि देखें, बैंक का बिजनेस जो लॉस में नहीं जाता ना, उसका एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि बैंक के लिए जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं ना, वो बहुत प्रो बैंक हैं, अनलाइक अदर। अभी कमर्शियल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस आया 2021। साहब, ये इसलिए भी था क्योंकि जब बैंकिंग पाकिस्तान में जब शुरुआत में ये खास तौर पे कार लीज फाइनेंसिंग का शुरू किया था, तो रिकवरी के हवाले से बैंक्स को बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। जी बिल्कुल। इसलिए बैंक्स को मजबूत करने के लिए इस निज़ाम को पाकिस्तान में बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस से शुरू होता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आया, फिर इसका 2018 के रूल्स बनाए गए जहाँ पे ये भी पावर दे दी गई। अब मुझे ये बताइए कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का आपस में लेन देन होता है, क्या किसी भी पर्सन को ये इख्तियार है कि वो किसी दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी या किसी भी एसेट को ऑक्शन कर दे? ये सिर्फ इख्तियार सेक्शन 15 के अंदर बैंक को दिया पावर्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव पावर्स हैं। यही बात मैंने आपसे की कि इसमें कोई अमेंडमेंट होनी चाहिए। एक्सेसिव का वर्ड आई डोंट नो, आप अपना उमर साहब मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, बट पावर्स सफिशिएंट पावर्स हैं, अनलाइक अदर जो अपना कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जो होता है ना इंस्टीट्यूशंस, उनके दरमियान। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ना मैं बेसिकली उमर साहब से एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एज ए बैंकिंग लॉयर पेश होते हैं तो इंटरेस्ट तो चाहे कन्वेंशनल बैंकिंग भी हो, पाकिस्तान के अंदर वो प्रोहिबिटेड है। आम तौर पे ये जो मार्कअप की स्टेटमेंट्स हैं, जिसको मार्कअप दिखाया जाता है, उसके अंदर ना ट्रांजैक्शन के सामने लिखा होता है डेबिट इंटरेस्ट ऑन एन अदर अकाउंट, और वो मार्कअप चार्ज किया होता है। और आम तौर पे ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आता है जो कस्टमर साइड से है, वो कहता है कि जनाब इंटरेस्ट तो वैसे ही मना है, तो ये इसे मार्कअप कैसे शो कर रहे हैं? तो ये क्या बेसिकली ये क्यों होता है, और इसकी क्या पीछे प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये डेबिट इंटरेस्ट ऑन एन अदर अकाउंट क्यों शो होता है? व्हाई नॉट मार्कअप? जी उमर साहब। जी वैसे जो इंटरेस्ट का वर्ड है, ये 80s में ही इस पे तो बिल्कुल प्रोहिबिट हो गया था पाकिस्तान में। तो उसके बाद कोई भी बैंक जो है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है, वो इंटरेस्ट का वर्ड ना अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज कर सकता है, ना अपने जो एडवर्टीजमेंट जो भी परफॉर्मर्स होते हैं या ब्रोशर्स होते हैं उसमें इंटरेस्ट का वर्ड यूज कर सकता है। कमर्शियल हो, इस्लामिक तो करेंगे ही नहीं, लेकिन कमर्शियल बैंक्स भी इंटरेस्ट का वर्ड नहीं यूज कर सकते। मार्कअप का वर्ड यूज होता है या प्रॉफिट का वर्ड यूज होता है। और कुछ क्वेश्चन जो मैं आपका अंडरस्टैंड किया हूँ, उसमें ऐसे होता है कि जैसे देखें, मार्कअप तो कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि एक जब कोई कस्टमर आपके पास आता है और वो एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है
कि मैंने इतने टेन्योर के लिए ये कोई परचेज करनी है या जो भी एक्सपेंस करना है, और ये बिल्डिंग बनानी है, मशीनरी लेनी है, उसके लिए मुझे इतना लोन चाहिए और उसमें मैं आपको इतने % मार्कअप पे करूंगा आउटस्टैंडिंग के ऊपर। वो मार्कअप कैलकुलेट होता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट और दोनों के एग्रीमेंट के मुताबिक। और फिर अगर उनके जैसे कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है तो कस्टमर डिफॉल्ट करता है तो बैंक जब तक उसका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहता है, क्योंकि उसने खुद भी वो जो लेंड किया होता है वो या तो उसका, अगर वो कमर्शियल बैंक है तो डिपॉजिटर का पैसा होगा, और अगर वो कोई DFI है तो वो फिर उसने मनी मार्केट से जो है ना वो पैसा परचेज किया होगा, बोरो किया होगा, और उसके ऊपर उसने अपनी खुद भी कॉस्ट बियर करा होता है। तो उस कॉस्ट को कहीं उसने पास ऑन करना होता है, आगे कस्टमर से लेना होता है वो जो मार्कअप उससे डिसाइड किया हुआ है। और फिर इन केस कोर्ट में जब जिस दिन लिटिगेशन सूट फाइल हो जाता है उस दिन जो है वो सारा मार्कअप सस्पेंड हो जाता है, वहां पे लॉक हो जाता है। अब वहां तक जो मार्कअप है वो तो कस्टमर ने पे करना है, और जो कोर्ट्स हैं वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक, उमर साहब ये भी बताइएगा कि जो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो बैंक्स हैं वो किस तरह के कर्ज़े अपने सार्फिन को ऑफ़र करती है, और ज़्यादा अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की जाए तो बैंक्स क्या प्रेफर करते हैं कि किस सेक्टर को वो ज़्यादा लोन देना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं? बिजनेसेस की भी जब बात करते हैं हम, हाँ देखिए, इसमें तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर की, हर बैंक ने अपनी एक एपिटाइट रखी हुई है हर सेक्टर के लिए। हर बैंक टू बैंक वेरी करती है, कोई एक जनरल हर बैंक के लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। स्टेट बैंक ने हर बैंक को अलाउ किया है कि आप अपनी एपिटाइट हर सेक्टर के मुताबिक उसमें एलोकेट कर सकते हैं। कोई अपने पोर्टफोलियो की किसी सेक्टर में 30, और फिर ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है इकोनॉमी को देखते हुए, मार्केट कंडीशंस को देखते हुए ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और जो बैंक्स के जो रिस्क मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इसको रिव्यू करते रहते हैं, और रिव्यू के दौरान किसी सेक्टर की एपेटाइट बढ़ा सकते हैं, किसी सेक्टर की एपेटाइट कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं इंटरनेशनल कहीं कंडीशंस लगी हैं किसी सेक्टर पे, या गवर्नमेंट की कहीं लेजिस्लेशन हो गई किसी सेक्टर पे, हो सकता है उसकी एपेटाइट वो कम कर दें। हो सकता है किसी सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस ज्यादा हो गया है या वो सेक्टर फ्लरिश कर रहा है तो वो उस सेक्टर की एपेटाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये वेरी करता है। ठीक है, उमर साहब मुझे ये बताएं, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपको क्या लगता है कि मज़ीद कौन सी चेंजेस और डेवलपमेंट्स चाहिए? ये जो बैंकिंग सिस्टम है ऑब्वियसली बहुत रिजिड है एंड इट हैज़ द अल्टीमेट पावर इन द एंड। जब कोई डिफॉल्टर अगर कस्टमर है और उसके एंड पे तो उसकी तो चीज़ें जब्त हो सकती है ना, बैंक के पास तो इख्तियार है। डू यू थिंक कि कुछ चेंजेस या डेवलपमेंट या कुछ पोलाइट मैनर में एक्शंस आने चाहिए? जी, इसमें मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसमें अगर हम न्यूट्रल होके देखें तो देखें, क्योंकि जब आप एक साइड को देख रहे होते हैं तो कोर्ट भी देख रही होती है, तो वो कस्टमर की ग्रीवेंसेस को जो है ना वो बहुत कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों साइड पे देखें तो दो पार्टीज ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया और एक पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकी और फिर आप कोर्ट में चले गए, तो अब उसमें यहाँ पे जो कोर्ट का हमारा सिस्टम है उसमें ये होता है कि आपके एक केस में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लग जाते हैं, और उसकी तो जो आपने लोन दिया होता है वो वहीं पे लॉक हुआ है, उसका मार्कअप भी वहीं लॉक हुआ है। अगर 10 साल के बाद आपको सिर्फ प्रिंसिपल मिल रहा है और वो 10 साल पहले वाला जो मार्कअप लॉक हुआ है वो मिल रहा है, तो बैंक तो हर तरह से लॉस जो है ना वो सफर कर रहा होता है। नहीं सर, आई वुड बैक टू अपना डिसएग्री। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ फंड्स भी होता है, जो कि जिस वक्त मॉर्गेज प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी जब भी जो है ना वो सेल होती है, कॉस्ट ऑफ फंड है, कोर्ट डिटरमिन करती है, एक बैंक भी जमा करवाता है और फिर वो कॉस्ट ऑफ फंड भी मिलता है, क्योंकि विच इज अनलाइकली इन मेनी अदर डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स। ठीक, तो वो सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो डेट ऑफ डिफॉल्ट से होता है, सेक्शन 3 है FIO 2001 का। जब कस्टमर जो है वो डिफ़ॉल्ट करता है और डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर हो जाता है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ फंड जो है उसकी शरह मुख्तलिफ रखी हुई है। किसी की 5% है, 6% है, जी इस तरह वो होती है, कस्टमाइज्ड है। ठीक, जी जी। उमर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए उसका जो फैसला होता है ना, जो आपका ऑक्शन करते हैं या डिक्री होता है, उसमें टाइम लग जाता है, उसमें तो देखे ना 10 साल लग जाते हैं। सर अब तो सेक्शन 15 की भी ऑप्शन अवेलेबल है, सेक्शन 15 अगर है, लेकिन आप ये देखें कि वो प्रैक्टिकली कितना एग्जीक्यूट हुआ है, न होने के बराबर।
नहीं, मैंने तो बहुत से कस्टमर्स को देखा है कि वो बैंकिंग कोड में बिलखसूस हमारी लाहौर की जो बैंकिंग कोड्स हैं, देयर आर 7 बैंकिंग कोड्स, और उसके अंदर जो मैंने देखा है कि बहुत से केसेस होते हैं जिसमें कस्टमर्स आ रहे होते हैं बिफोर द कोर्ट्स, और उसमें अक्सर जो है वो स्टे नहीं मिल रहा होता, और कुछ में मिल भी जाता है, कुछ में हाई कोर्ट से मिल जाता है। उनको पेमेंट जो है वो पहले जमा करनी पड़ती है। चले जाते हैं, ज्यादा में मिलता है, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट से भी ऊपर अदालत में चले जाते हैं, वापस सेशन कोर्ट में आ जाता है, और केस ऐसे ही घूमता रहता है। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा कि कोरोना के बाद से अमूमी तौर पर देखा गया पाकिस्तान में जितने इस्लामिक बैंकिंग वाले बैंक्स हैं, इन्होंने जो कार फाइनेंसिंग के हवाले से देखा कि अपने मार्कअप्स डबल कर दिए हैं। अगर पिछली निस्बत से देखा जाए तो बहुत सारे गाड़ी की कीमत से डबल मार्कअप लिया जाता है, और जिन लोगों ने पहले 2020 से लेके जो गाड़ियाँ लीज पर ली भी हुई थी, उनके भी जो इकसात हैं उनको डबल कर दिया गया। ये इसकी क्या वजूहत है? इसकी रीज़न ये, वैसे कोविड के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि कोविड में स्टेट बैंक ने बहुत सी जो है ना वो डेफर्टमेंट स्कीम्स जो है ना वो अनाउंस की थी बैंक्स के लिए और बोरवर्स के लिए। उसमें बहुत से बोरवर्स को एक साल की डेफरमेंट भी मिली, बड़ी रिलैक्सेशन मिली। एक तो ये, सेकेंडली जो आपने जो मार्कअप की बात की कि हाई मार्कअप है, उसकी वजह ये है कि जो बेस रेट है, बेस रेट हमारा जो है वो 22% पे चला गया था, जिसकी बेस के ऊपर स्प्रेड लगता है आगे, और बेस रेट जो है वो बेस करता है पॉलिसी रेट के ऊपर। तो पॉलिसी रेट जो है वो इस वक्त जो है वो 22 से कम होकर 20.5 हुआ है। अब जो है वो डाउन साइड अब चलना शुरू है क्योंकि इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हुई है। तो जब आपकी इन्फ्लेशन हाई होती है तो वो आपका जो पॉलिसी रेट है वो भी बढ़ा दिया जाता है। तो इस वजह से जब पॉलिसी रेट बढ़ता है तो आपका जो काइबर रेट, बेस रेट है, वो भी बढ़ जाता है, और फिर उसके ऊपर स्प्रेड चार्ज होता है। तो ये चीज़ें कि जब बैंक एग्रीमेंट करता है तो अपने किसी सारिफ के साथ लोन के लिए या फाइनेंसिंग के लिए, तो ये चीज़ें पहले उनसे साइन करवाई जाती हैं? बिल्कुल तय होती हैं, बिल्कुल तय होती हैं। उसमें लिखा होता है फ्लोटिंग रेट के बारे में कि काइबर जो है वो उसकी जो रीसेटिंग है वो अगर वो 3 मंथ्स का काइबर है तो एवरी 3 मंथ्स जो है वो उसकी रीसेटिंग होगी। 6 मंथ्स का काइबर है तो एवरी 6 मंथ्स उसकी रीसेटिंग होगी। 1 मंथ का काइबर है तो हर 1 मंथ के बाद रीसेटिंग होगी। और वो जो है वो बेस करता है जो भी गवर्नमेंट का पॉलिसी रेट होता है स्टेट बैंक का, और काइबर जो भी उसके मुताबिक जो फ्लोट कर रहा होता है वो उसके ऊपर बेस करता है। तो बैंक के अपने कंट्रोल में नहीं होता, सिंगल बैंक के कंट्रोल में नहीं होता। जी मुझे ये बताएं, जब हम बात करते हैं सलमान, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो कस्टमर्स हैं, ऑब्वियसली बहुत से कस्टमर्स अभी भी ऐसे रोज़ नए अकाउंट्स खोलते हैं, तो आप ये बताएं ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने का क्या तरीका है, और तो और जो कस्टमर्स हैं वो किस तरह से फील कर सकते हैं सिक्योर जब वो किसी भी अकाउंट में अपने पैसे डाल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को कैसे केटर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी कैसे वो देख सकते हैं? जी अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज़ मोर कंसर्न टुवर्ड्स द बैंक। ये बैंक ने इंश्योर करना होता है कि उनकी जो से इंटरनल लिंकिंग है वो किस तरीके से है, वेदर इट्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड और नॉट। सो आई बिलीव के पर्टिकुलर सिक्योरिटी के हवाले से साहब ये सवाल अगर आपसे किए तो आप इसका क्या जवाब देंगे कि अगर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बैंक कस्टमर्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस किस हद तक सिक्योर होती हैं, और वो किस हद तक सिक्योर हैं इस मामलात में कि वो फ्रीली ट्रांजैक्शन करें और कोई फिक्र ना है या नहीं, किस तरह से यकीन दिलाई हो सकती है? देखिए, इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती हैं, बहुत कम, अगर आप देखेंगे तो बहुत कम स्टांसेस आपको मिलेंगे कि कोई इस तरह की कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ होंगी। होती हैं कुछ, बट उनको भी जो है वो मेरे ख्याल में उनको भी कैटर किया जाता है, रिपोर्ट होती हैं, और स्टेट बैंक उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता है। बैंक, सारे बैंक्स जो हैं इसको मेरे ख्याल में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हों, और जो कस्टमर की प्राइवेसी है वो भी कहीं ब्रीच ना हो। तो ये तो बैंक क्योंकि कस्टोडियन होता है, तो इस वजह से मेरे ख्याल में बैंक की तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया वकील ऑनलाइन पे, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लीगल क्वेश्चंस आपने हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुहेल साहब, मैं आपसे बात करती हूँ, और भट्टी साहब आप भी मुझे इसका दीजिएगा जवाब। अक्सर होता है आप जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन पे आपको मैसेजेस भी रिसीव हो जाते हैं। मैं बैंकिंग के हवाले से बात कर रही हूँ, मेरी कोशिश है कि हम जनरली भी नाज़रीन को आगाह करें। आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी वो जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, उस पर भी आ जाती है कि आपकी डिडक्शन हो गई है, लेकिन इन दी एंड, बाई दी एंड हुई नहीं होती। तो इसमें, इस सिलसिले में आप एक जो कस्टमर, एक आम इंसान है, वो किस तरह से कर सकता है?
देखिए सबसे पहले तो आपको फ़ौरन उनकी जो हेल्पलाइन है ना उस पर आपने कॉल में उन्हें इंटीमेट करना, ठीक है। और इसके अंदर तो थोड़ा सा ना मैं मोहतसिब लॉ को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करूँगा कि बैंक को 45 दिन का टाइम देना कि जी आपने पहले 45 दिन बैंक को देखना है, फिर अगले 45 दिन में आप मोहतसिब में आ सकते हैं, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। अब एक पर्सन है जिसकी ट्रांजैक्शन है, जिसका सारा कुछ ही हुआ, जब वही चला गया तो वो मोहतसिब में क्या 90 दिन जो है वो क्या करेगा वहाँ पे, यानी कि उसके लिए तो ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड है। तो मैं समझता हूँ कि 82A और 282E के अंदर, ये 82E के अंदर बेसिकली मेंशन है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ठीक। मैं समझता हूँ कि इस टाइम स्पैन को शॉर्ट करना चाहिए या एटलीस्ट कैटेगराइज कर देना चाहिए कि अगर इस तरह की नेचर की कंप्लेंट आए तो इसको इतने दिन में, यानी कि सारे अपना जो है ना हमारे सामने केसेस उनको एक ही तरह से नहीं डील करना चाहिए। अब जिस तरह ये जो आपने सिचुएशन बताई है इसके अंदर पहले तो उसे बैंक को जो है ना अपने कंप्लेंट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि 45 दिन के अंदर अंदर वो उन्होंने जवाब दिए या नहीं दिया। आफ्टर लैप्स ऑफ 45 डेज, इन नेक्स्ट 45 डेज आप बैंकिंग मोहतसिब को अप्रोच कर सकते हैं। फिर बैंकिंग मोहतसिब ने विद इन 30 डेज जो है ना वो किसी भी कंप्लेंट को करना होता है। मैं यहाँ पर ना हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम जी, उबैद रहमान सुलेमानी अब्बास से बात कर रहा हूँ। अच्छा, जी जी, सवाल ये है कि अक्सर बैंक में जब कर्जा लिया जाता है तो उसके साथ गवाह भी शामिल किए जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जो बंदा कर्जा लेता है वो तो खुद मुल्क से भी बाहर चला जाता है, जबकि बाकी जो गवाह होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं और कई लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमने साइन कहाँ पे कर दिया है और किस लिए किया है। तो फिर ऐसी सूरत में जब गवाह फंस जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जब गवाहों की बारी आती है, अच्छा, गवाह जो है वो बेसिकली उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती अनटिल एंड अनलेस उन्होंने गारंटी दी हो कि अगर ये जो पर्सन है वो पे नहीं करेगा तो हम उसके लायबल जो गवाह हैं उनकी गवाह जो है नॉर्मली बैंक ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करवाता है विटनेसेस से। विटनेसेस जो हैं उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है पर्सन्स को। अंडर आर्टिकल 72 कानून शहादत ऑर्डिनेंस जो भी फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 2 अटेस्टेड विटनेसेस होना लाजमी है। और वो जो विटनेसेस हैं और वो विटनेसेस उन पे लागू नहीं है कि आप उनकी लायबिलिटी लायबल नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। ये इंसिडेंट वो सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये शख्स क्रेडिबल आदमी है, इसके ऊपर कोई इस ट्रांजैक्शन ये पर्सन है, ये ट्रांजैक्शन हुई है और हम इसके ये क्रेडिबिलिटी भी नहीं, क्रेडिबिलिटी साहब ये भी तो होता है ना जब आप बैंक में अक्सर लोन अप्लाई करते हैं या फिर जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो बैंक्स आपको कहते हैं कि आप अपने कोई गारंटर या कोई ऐसे हमें जो आपको ये बता दें कि बंदा क्रेडिबल है और ये कोई डिफॉल्टर नहीं है, वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के पर्पस से उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। देखें जो क्रेडिबिलिटी क्राइटेरिया है ना उसके अंदर वो खुद चेक करते हैं। एक तो जाहिर सी बात है एक पर्सन है अगर वो कोई बिजनेस कर रहा है तो वो देखेंगे जी कि कितना सालाना जो है ना वो कमा रहा है, ठीक है। दूसरा वो ये देखेंगे जी कि जिन लोगों के साथ ये ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उनका क्या ओपिनियन है इसके हवाले से। हमारे पास अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं या उन लोगों को वो अप्रोच करते हैं इन्होंने सब ने। तो वो जो भट्टी साहब ने बात की ना वो बिल्कुल ठीक है, विटनेस की लायबिलिटी कोई नहीं होती अनलेस अनटिल कोई साइन जाली हो गए हो। वो भी बैंकिंग ऑफेंस में विटनेसेस तब आते हैं जब जाली साइन। अब एक ट्रांजैक्शन है उसको एडमिट किया जा रहा है लेकिन उसकी रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं की जा रही है, सिविल लायबिलिटी है। एक चीज समझे, अनलेस अनटिल वो विलफुल डिफॉल्ट हो अंडर सेक्शन 20, अदरवाइज ये सिविल लायबिलिटी है। उसके अंदर विटनेसेस का कोई कंसेप्ट नहीं है कि विटनेसेस को आपने जो है ना वो पकड़ना, हाँ गारंटी को गारंटर को आप पकड़ सकते हैं। विटनेस और गारंटी में फर्क है ना, फिर नाज़रीन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि गारंटी तो ये है कि गारंटी देने वाले में फर्क करेगा तो मैं पे करूंगा। विटनेस है कि ये ट्रांजैक्शन कि बस आपने गवाही दे दी जस्ट टू आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी। ऐसी सिचुएशन भी हमने देखी है बहुत सारे, क्योंकि कवानीन में जो पाकिस्तान के मौजूद हैं उसमें ऐसी लिटिगेशंस भी आती हैं कि एक शख्स है उसने कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है चाहे उसने कोई लोन लिया बैंक से और उसने एक प्रॉपर्टी भी प्लज करवाई हुई उसके बदले में, लेकिन जब बात आई वो नहीं पे कर सका तो उससे अगर किसी ने 1 करोड़ का लोन लिया है तो उससे 10 करोड़ पे के एवज ले लिया गया है मार्कअप, उसके बावजूद बैंक उसकी प्रॉपर्टी सेल कर देता है। तो इस मामले में उसके पास क्या रेमेडी मौजूद है? देखिए जो एग्रीमेंट होता है जब आप फाइनेंस जो है वो अवेल करते हैं, एग्रीमेंट के मुताबिक बैंक जो है वो आपसे मार्कअप चार्ज कर सकता है। लेकिन एक्सेसिव मार्कअप अगर वो एक्सेसिव मार्कअप चार्ज करता है
तो फिर वही आपको सेक्शन 9 जो है वो आपको आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप कोर्ट में जाएं, आप बताएं कि जी मेरा इनके साथ एग्रीमेंट जो है वो इतना था, इतनी मैंने इनको पेमेंट करनी थी, लेकिन ये बैंक जो है वो मेरे से इतना चार्ज कर रहा है, एक एक्सेसिव मार्कअप जो है। और ये भी बताइएगा कि अमूमी तौर पर ये तासुर है कि बैंक वकीलों को लोन्स नहीं देते जी, इसमें कुछ फाइनेंसिंग नहीं करते, ऐसा कुछ भी है इसमें? ये बिल्कुल बात ठीक है, ये सच है। अगर हम जी बिल्कुल, अगर हम लाइटर मोड में कभी बैंक को कहते हैं कि जी हमें ये फलां लोन जो है वो चाहिए, जब बैंक को पता चलता है कि जी ये वकील है या पुलिस वाला है, तो इवन जो मैंने तो ये भी देखा है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी वो लोन जो है अच्छा वो जनाब, लेकिन इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत जर्नलिस्ट, वकील और पुलिस वालों को लोन्स नहीं मिलते बैंक। अब मैं यहाँ पे ना, क्योंकि हम एक चीज़ शुरू में स्किप कर गए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि रिकवरी लॉस तो ऑलरेडी सीपीसी में भी मौजूद हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन यहाँ जब बैंक की बात आती है तो फिर वो चेंज हो जाती है कि देखिए आम तौर पे जो हमारे दूसरे ट्रायल्स हैं ना, उसके अंदर तो पूरा एविडेंस आता है, एग्जामिनेशन इन चीफ है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, फिर उसके अंदर आप एप्लीकेशंस डालते हैं, बहुत सी मतलब कि उसके अंदर आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, पूरा ट्रायल होता है। लेकिन इसमें वो ट्रायल, ये समरी ट्रायल है बेसिकली। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस जब बनाया गया तो उसके पीछे मकसद ये था कि क्योंकि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है, तो अब डॉक्यूमेंटेड की मैं डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है मैं उसकी क्या विटनेस दूँ, तो वो इट हैज़ प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ। अब पीएलए जब फाइल किया जाता है तो आपने उस प्रिजम्पशन को तोड़ना होता है, तब ही आपको परमिशन फॉर लीव टू अपीयर। आम तौर पे आपको हक के दिफा मौजूद है, आप दुनिया अपना पाकिस्तान में कोई भी केस फाइल करें आपके पास हक के दिफा है। ये वाहिद कानून है, या इस तरह के कुछ स्पेशल लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कहते हैं कि आपने सबसे पहले अदालत से इजाजत मांगनी है कि क्या मैं अपना दिफा कर सकता हूं या नहीं। एम्पावर करने के लिए ये कानून बनाया गया ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि आप सवाल मेरा ये था कि ये वजह बताएं कि किस बुनियाद पर वकीलों को या जर्नलिस्ट को और पुलिस वालों को क्यों लोन नहीं दिया जाता? वो डिलेइंग टैक्टिक्स, अब बैंक्स तो वैसे ही इतने पावर हैं। मैं आपको वही अब इस सवाल को रिलेट करता हूं पावर उनसे ज्यादा नजर आती है। नहीं, वो देखे ना, बात ये है कि बैंक की तरफ से भी किसने पेश होना है, वकील साहब ने पेश होना ना, बैंकर खुद तो आएगा नहीं। ऐसी तो अभी हम, लेकिन जर्नलिस्ट की तरफ, जर्नलिस्ट तो वकील नहीं है ना, नहीं, लेकिन जर्नलिस्ट जो है पुलिस वो वाले बैंकर के साथ पर्सनल हो जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ मैनिपुलेशन है बेसिकली, एक प्रिजम्पशन है कि एक आम बंदा है, एग्जैक्टली, मतलब एक जरा से कह दे कि इट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी थिंग, बट इट इज स्टिल के इसमें मैनिपुलेशन का हक है। सुना था सुलेमान के, क्योंकि अमूमी तौर पर वकील जो हैं वो जब मार्कअप की और इंटरेस्ट की बात आती है तो फिर वो बैंक को जो है ना वो लिटिगेशन में ले जाते हैं शरीयत कोर्ट में। ये किस हद तक? देखें, बेशक इनको लिटिगेशन का बैंक्स को डर होता है कि बिला वजह की लिटिगेशन की तरफ जाया जाएगा और एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी और हमें रिकवरीज में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पर्सनल हो जाते हैं। आप पर्सनल लेवल पे भी उनको कर सकते हो, उनके अगेंस्ट एफआईआर और बैंकिंग ऑफेंसेस में आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स कर सकते हो। सो देयर इज जस्ट अ प्रिजम्पशन ऑफ मैनिपुलेशन कि ये कल को हमें मैनिपुलेट करेंगे, सो वो इस पैटर्न पे आते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज़ ऑन द अदर साइड मैं एक बात ऐड करूंगा। बेसिकली उनको ये पता होता है कि ये लॉ नोइंग है, लॉ नोइंग की वजह से उनके साथ फिर वो कोई इलीगल एक्टिविटी जो है वो नहीं कर सकते, जैसे कि वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर वो वॉइड करते हैं, ब्लैंक उनसे साइन नहीं करवा सकते, एक्सेसिव मार्कअप जो है वो नहीं चार्ज कर सकते। तो इस तरह वैसे बड़ी साहब ऐसा अमूमी तौर पर होता है कि हम इनको शरीयत कोर्ट में चैलेंज कर सकें, ये मार्केट ऐसे केसेस कभी हुए? सर मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। जब भी सार्जेंट हमें कभी गाड़ी में कहीं भी रोकता है और लाइसेंस मांगता है, हम कौन सा लाइसेंस देते हैं? आप ईमानी कुरानी बताइएगा कौन सा लाइसेंस? आप अपनी आइडेंटिटी बताते हैं ना, हम तो बेसिकली हम लॉयर हैं। लॉ नोइंग की वजह मेरा ख्याल है कि लॉ नोइंग फैक्टर नहीं है। एक तो हमारा कुछ जो पिछले कुछ अरसे से एक मारदाड़ वाला सिस्टम है, रेपुटेशन जो है, खासबाजी करना, जाके बैंक कोई फर्द नहीं है, बैंक एक पूरा इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, और वो बहुत पाकिस्तान के कानून है उसको बहुत एम्पावर किया, आप खुद बता चुके हैं सर। जो टॉप इसके बावजूद बैंक एक वकील, एक आम शख्स को जो जर्नलिस्ट को अगर पुलिस वालों को सारे पुलिस, सारे जर्नलिस्ट, हमारे उस्ताद हैं अली रज़ा कबीर साहब, वो भी एडवोकेट हैं, उनको फाइनेंस पे कार भी दी गई। अच्छा, ये भी चीज़ आप इसको भी देखिएगा,
जिन वकीलों का एक अच्छी रेपुटेशन है, अब मिसाल के तौर पर बैंक पहले पता करेगा कि इसकी रेपुटेशन पता करेंगे। हाँ बिल्कुल सर, ये हर चीज़ में होता है। यानी कि यही तो चीज़ है कि वो रिस्क मैनेजमेंट जो उस वक्त उमर साहब बात कर रहे थे, वो क्या बात कर रहे थे कि उन्होंने बैंकर्स जो है वो पहले जाके पता करते हैं कि जी इसकी क्या रेपुटेशन है, इसके मोहल्ले में क्या रेपुटेशन है। अगर आप सुहेल साहब देखें ना, बैकग्राउंड देखें बैंकिंग का, तो आप ज़रूर आपको पता होगा कि बैंक का तस्वर था इसलिए जब आया था तो इसमें लॉस नहीं था। जो बंदा बैंक का काम कर रहा होता है ना, वो ज़र का कारोबार, वो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है। ये वाहिद दुनिया में कारोबार है जिसमें लॉस रिस्क बहुत कम होता है। इसलिए इसको डिस्टिंग्विश किया गया ना कि सूरह बकरा में भी है कि बै हलाल है और रिबा हराम है। बिल्कुल। तो हालांकि वर्ड्स तो सेम ही हैं, लेकिन उसके अंदर और अक्सर उस वक्त भी ये एतराज़ उठाया जाता था ये तो बिजनेस है। नहीं, ये बिजनेस नहीं है, ये इसके अंदर तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस तो है ही नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बात की। मतलब क्रक्स ये है कि यूजुअली बैंक्स जो है अवॉइड करते हैं। बैंक खुद तो एक रेगुलेटेड बॉडी ज़रूर है, लेकिन अगर वकील या जर्नलिस्ट या पुलिस या कोई ऐसा अथॉरिटेटिव कमांड रखने वाली पर्सनैलिटी हो तो जाहिर है वो एक डिफरेंट पावर के साथ आ रहे होते हैं, तो फिर ज़रा टाकरा हो जाता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जी आगा हम एक कॉलर भी ऐड करते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। वालेकुम अस्सलाम, मैं शकीला बात कर रही हूँ ठट्टा से। जी शकीला, मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों मेरी ना एक बैंक से ट्रांजैक्शन हुई थी। मेरे बैंक से पैसे कट गए थे 50,000 रुपये, और जब मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं अपना ATM कार्ड जो है वो यूज़ किया होगा, या आपने कहीं अपना ATM कार्ड का जो नंबर है वो आपने कहीं एंटर किया होगा, जिसकी वजह से आपके जो है ना किसी ने आपका हैक कर लिया है ये नंबर जो आपका ATM का है। लेकिन मैंने कहीं पे भी नहीं ऐड किया था, मैंने उनको भी बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, 10 दिन बाद ना आपके पैसे जो है ना वो रिकवर हो जाएंगे और आप ना अपना ATM कार्ड न्यू ले लें आके बैंक से। मैंने ATM कार्ड अपना न्यू ले लिया, और उसके बाद जो है मेरे जो पैसे थे वो अभी तक रिकवर नहीं हुए, मुझे 12 दिन हो गए हैं इस चीज़ को। अब मैं उनको कॉल करती हूँ तो वो मुझे सही तरह रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कोई मुझे बताते नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? जी सलमान, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कंप्लेन ये कर सकती हैं, चूँकि बैंक को कुछ रिटर्न में ये कंप्लेन करेंगे सबसे पहले, अगर बैंक इनकी अजाला नहीं कर रहा। एक रिटर्न एप्लीकेशन होती है ना, आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया है कि इट इज़ विद इन द सिस्टम, उनके सिस्टम में ये नोन है, अगर वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को, तो फिर डेफिनेटली इट इज़ एट द एंड ऑफ द बैंक। बैंक को वो कंप्लेन इसकी कर सकती हैं। लेकिन अगर बैंक आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहा कि ये ट्रांजैक्शन हमारे एंड से हुई है या किस अननोन ट्रांजैक्शन है ये, तो इसमें FIA को भी वो इन्वॉल्व कर सकती हैं, बिकॉज इट देन गोज अंडर द साइबर क्राइम। कुड बी अ हैकिंग इशू, कुड बी सम फ्रॉड और क्राइम इशू। लेकिन उससे पहले अगर बैंक इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे एंड से कोई एरर है, तो आप बैंक को एप्लीकेशन दें। व्हेन यू विजिट बैंक पर्सनली इन पर्सन, तो आपको एक एप्लीकेशन मिलती है। जी बिल्कुल, आप उसे करें और आप बिल्कुल टाइम, एग्जैक्ट डेट, मैसेज सारा लिखें कि इस वक्त ये ट्रांजैक्शन हुई है, आप तो बहुत इजीली आप इसको जब हैकिंग की बात आ गई है ना, तो दे शुड आल्सो रिपोर्ट टू FIA साइबर क्राइम। FIA साइबर क्राइम एप्लीकेशन देने का तरीका भी बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अंदर लिखें और उसके अंदर इनको पार्टी बनाएं, बैंक को भी पार्टी बनाएं कि बैंक से हमने पता किया इस तारीख को, और इसके अंदर जो है ना उन्होंने बताया हैक का। तो अगर हैक का होगा तो वो FIA ऑफ कोर्स वो रेलेवेंट ब्रांच को बुलाएगा, बैंक को बुलाएगा और उनसे कहेगा जी दिखाएं, वो फॉरेंसिक्स होती है ना इनिशियल इंक्वायरी में, फिर उसके बाद FIR लॉन्च होती है। और FIA एक बात ऐड करूंगा कि हर बैंक जो है ना उसने उसके जो अकाउंट होल्डर हैं, अब उन्होंने सर्टन अमाउंट तक उनको इंश्योर किया हुआ है। अमाउंट्स जो हैं वो इंश्योर्ड हैं कि अगर आपकी सपोज 5 लाख रुपए तक ऐसे अमाउंट जो है वो विड्रा हो जाती है, तो आप कॉल करेंगे तो वो बैंक जो है उसका लायबल होगा, जो उन्होंने आउटसोर्सिंग किया हुआ है। थर्ड कुछ 5 लाख की अमाउंट्स के हैं, कुछ 2 लाख तक उन्होंने, अक्सर मैसेज आता है कि 5 लाख तक आपकी रकम सिक्योर है। बेंचमार्क जो है उन्होंने उसको वो बिल्कुल रखा होता है। दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। आप ज़रूर जाएं, विजिट कीजिए बैंक और एप्लीकेशन दीजिए अगर तो बैंक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। इसके साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इश्यूज़ विद अस। हमारी कोशिश थी आगा कि हम वकील ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपके मसाइल का हल निकालें, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट बैंकिंग सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम, कन्वेंशनल एंड इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। और तो और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम नाज़रीन जो हमें सुन रहे हैं कैमरे के इस पार, उन्होंने बहुत कुछ
इंफॉर्मेशन हासिल की होगी रिगार्डिंग बैंक और जो पाकिस्तान में कानून है बैंक्स को लेकर, स्टेट बैंक के जो लॉज है, रेगुलेशंस है और अमेंडमेंट्स है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, कल फिर मुलाकात होगी वकील ऑनलाइन में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।